नमस्कार, एनलाइटन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको छत्तीसगढ़ के मानपुर में आयोजित आदिवासियों की विशाल जनसभा का महत्वपूर्ण वीडियो दिखाएंगे, जो कि पूर्व में दिखाए गए पार्ट से अलग है। कुछ तकनीकी खामियों के चलते हमने मानपुर की जनसभा में एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर का पूरा संबोधन नहीं दिखाया था, जिसका पहला भाग चूक गया था, जिसे आज हम एडिट करके पुनः एक बार आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि यह संपूर्ण भाग आप सभी दर्शकों को काफ़ी पसंद आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। के तहत प्राइवेट सेक्टर में आप नौकरी नहीं मिली, क्योंकि साथ ही हमारे जोरदार तालियां बजाकर तालमन हो गया है। सारे लोग ताली स्वागत करेंगे। जय सेवा। गुड। आज आप लोगों ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में मानपुर ब्लॉक के अंदर में ये जो प्रोग्राम, बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ लगाया है और बहुत कम समय में मुझे बताया, इसलिए आने में थोड़ा देर भी हुई। अन्यथा मैं एक दिन पहले आप लोगों के बीच आता तो ज़्यादा जो है आपको समय दे पाता। फिर भी क्योंकि मारवाई में चुनाव हो रहा है तो उधर मैं जा रहा था, तो अर्जुन सिंह जी और बाकी साथियों ने कहा कि सर आप यहाँ पर आइए, तो मैं आप लोगों के बीच बड़े शॉर्ट नोटिस पे आया। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि आप लोग आज जो यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं, हम लोग यहाँ जो प्रोग्राम कर रहे हैं, तो महान गोंडवाना के जो है वो राजा रावेन को हम याद कर रहे हैं। हमारे जो पुरखा थे उनको हम याद कर रहे हैं। और मुझे खुशी है इस बात की कि मैंने ये कहा देश के अंदर में कि भाई रावण मेरा आदर्श है। ये कहने वाला मैं लीडर हूँ इंडिया के अंदर में। शायद आप लोगों ने मेरा वीडियो यदि गंभीरता से सुना होगा पहले, तो ये बात मैं कह चुका हूँ कि रावेन मेरे जो है वो आदर्श है, क्योंकि ही वॉज अ ग्रेट ट्राइबल किंग। वो आदिवासियों के महान जो है वो राजा थे। केवल वो महान राजा ही नहीं थे, कोया पुनेम अर्थात सत्य का, प्रकृति का मार्ग, इसको समझकर जो 88 शंभू शेख हुए उनकी बातों को समझकर, कुपार लिंगो जी हुए उनकी बातों को समझकर वो भारत में प्रचार कर रहे थे। ऐसे महान विद्वान जो है वो रावेन जो है वो राजा थे। और दशहरे के दिन उन्हें जलाया जाता है इस देश में, इसका मैं धिक्कार करता हूँ। ये भारत के अंदर में जो है उसका मैं धिक्कार करता हूँ कि दशहरे के दिन जो है रावण को 2-2.5 हजार साल जलाया गया। कोई बात नहीं, अभी 2-2.5 हजार साल आपने जलाया, अभी हमने शुरू किया है और 15-20 सालों के अंदर पूरे देश में रावण का महासम्मान करने का कार्य जो है वो हम पूरे देश के अंदर में करेंगे, ताकि देश और दुनिया को ये पता चल सके, देश और दुनिया को ये पता चल सके कि आदिवासी संस्कृति और आदिवासी सभ्यता क्या है, जिसके लिए रावेन जो है या शंभू माधव है या कुपार लुंगो जी है, ये इन लोगों ने क्या कार्य किया, ये बात पूरे देश में पता हो सके। इसलिए हम जो है आज से ये शुरुआत किया है, लेकिन इस काम को अगले साल छत्तीसगढ़ में हम और बड़े पैमाने पर करेंगे, देश के बाकी राज्यों में भी धीरे धीरे करेंगे और 15-20 सालों में
देश का जो सही इतिहास है वो ऊपर आएगा। क्योंकि भारत के कुछ लोग जो है ये कहते हैं कि भारत के सभ्यता की शुरुआत, इतिहास की शुरुआत ये वेदों से होती है। ऐसा कहने वाले कुछ मूर्ख है देश के अंदर में। मैं उनको महामूर्ख कहता हूं। आपको मालूम है कौन महामूर्ख है? ये जो काली टोपी डाल के बैठे हैं ना, घूमते हैं। कौन है काली टोपी डाल के बैठे हैं? ये काली टोपी वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि भारत की शुरुआत, सभ्यता की शुरुआत ये 3500 साल पहले हुई वेदों से। मैं उनसे कह रहा हूं कि आप भीमबेटका चले जाइए, आप आदमगढ़ चले जाइए, बगोर चले जाइए, आप बस्तर में चले जाइए, आप हुसंगी वैली कर्नाटका चले जाइए, अतीरापक्कम तमिलनाडु चले जाइए, कुर्नूल वेव केव्स जो है आप जो है आंध्र प्रदेश में चले जाइए, आप सिंगभूम जिले के अंदर चले जाइए झारखंड के अंदर में, आप डिडवाना चले जाइए राजस्थान के अंदर में, पैसारा चले जाइए आप जो है वो बिहार के अंदर में, और भारत के बाहर थोड़ा जाना है तो ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, प्यूर्टो रिको चले जाइए, कनाडा चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, सेंट्रल अमेरिका चले जाइए, लैटिन अमेरिका चले जाइए, अफ्रीका चले जाइए, आपको एक ही इतिहास मिलेगा दुनिया में, पूरे दुनिया में और भारत में। वो क्या इतिहास है? वो इतिहास है आदिवासियों की महान सभ्यता का, जिसकी शुरुआत 50,000 साल पहले दुनिया में होती है। 50,000 साल पहले, और ये कहते 3,500 साल पहले। अभी आप देखिए, राम को लाया, हमको उनसे कुछ लेना देना नहीं है, हम तो राम को पहचानते भी नहीं है। आप पहचानते हो क्या? मैं नहीं पहचानता, मुझे नहीं मालूम कौन थे, हमको उनसे कोई लेना देना नहीं, अच्छा भी नहीं बोलना है, बुरा भी नहीं बोलना है। ये कहते 3,500 साल से इतिहास शुरू हुआ। मैं कहता हूं एंथ्रोपोलॉजी को पढ़िए, ट्राइबल कल्चर को पढ़िए, इंडिजिनस पीपल के हिस्ट्री को पढ़िए, संयुक्त राष्ट्र क्या कहता है इसको पढ़िए, और बेशर्मो उसके बाद भी अगर इतिहास समझ में ना आए तो मैं गोंडवाना का रावण बोल रहा हूं। मैं आधुनिक रावण हूं गोंडवाना का। बीजेपी और आरएसएस अपने राम को मेरे आगे लाए और इस स्टेज पे खड़ा कर दे, इस स्टेज पे खड़ा कर दे। ये जो है 1 घंटा भी नहीं लगेगा ये बताने के लिए कि किसकी सभ्यता महान है। आदिवासियों की सभ्यता महान है, कोया पुनेम का मार्ग जो है वो महान है, त्रिमंदसूल सली का मार्ग जो है वो महान है, या तुम्हारे वेदों का दिया हुआ रास्ता जो है वो सही है। इसका हिसाब किताब 1 घंटा भी नहीं लगेगा, ये पता हो जाएगा। लेकिन देश के अंदर ये इतिहास चलते रहा। हम सब जानते क्या हिस्ट्री है इंडिया की। हिस्ट्री इंडिया की 50,000 साल पहले से, ये जो मैंने बताया आदिवासियों की सभ्यता, ये 50,000 साल पुरानी है। और आर्यन जब इन्वेशन हुआ, जब आर्य लोग बाहर से आए, तो आर्यों का 3,500 साल का हिस्ट्री भारत के अंदर में है। हमारे गोंडवाना के ऊपर, भारत से पहले गोंडवाना था, इस बात को आप नोट कीजिए। ये भारत जो है संविधान में नाम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन वो इंडिया का एक्चुअल नाम नहीं है। इंडिया भारत के पहले गोंडवाना था, भारत के पहले गोंडवाना था, भारत के पहले सिंगार द्वीप, कोयामुरी द्वीप, ये इंडिया का एक्चुअल नाम है। इस लिहाज से भारत का, इंडिया का नाम भारत जो संविधान में आया है, हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन यदि आप हिंदुस्तान कहते हो तो हम आपको चैलेंज करते हैं कि भारत न कभी हिंदुस्तान था, न कभी हिंदुस्तान बनेगा। अगर ये कुछ था तो ये गोंडवाना था, गोंडवाना है और गोंडवाना ही रहेगा। अब ये जो सारी बातें जो मैं बोल रहा हूं, इसके पीछे कुछ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और मानव अधिकारों के संदर्भ है। क्या संदर्भ है? ऐतिहासिक संदर्भ, क्या सांस्कृतिक संदर्भ है, और क्या मानव अधिकारों के या ह्यूमन राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ है। दुनिया में, पूरे दुनिया में आज संयुक्त राष्ट्र ये कहता है कि दुनिया के 90 कंट्रीज से ज्यादा
इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिए, 213 कंट्रीज एंड स्टेट है, उसमें दुनिया के लगभग 100 देश, दुनिया के लगभग 100 देशों में 70% पूरी धरती का पर्यावरण अगर सेफ है, अगर उसको किसी ने बचा के रखा है, पूरे धरती का 70% पर्यावरण, तो वो केवल दुनिया के आदिवासी है, इंडिजिनियस पीपल है, वो केवल देश के और दुनिया के मूल निवासी है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आज देश के अंदर, दुनिया के अंदर पर्यावरण को नुकसान है, शोषण बढ़ रहा है, स्त्री पुरुष महिलाओं के साथ में गलत काम हो रहे हैं। हरियाणा में होता है, हाथरस में हो जाता है, कई बल्लभगढ़ में होता है, कई राजस्थान में हो जाता है। मैं कहता हूं बस्तर में ये काम गलत क्यों नहीं होता, झारखंड में जो है वो काम गलत क्यों नहीं होता। महिलाओं को इतना सम्मान जो है, आपको वहां पर पुलिस लगा के प्रोटेक्शन करना पड़ता है, हमारी महिलाएं जंगल में अकेली भी चली जाती है तो उनको कोई जो है वो गलत नजर से नहीं देखता। ये कहां से आया है, किसकी सभ्यता है? तुम्हारे वेदों की सभ्यता है या हमारे गोंडवाना की सभ्यता है? बताओ, जम से चिल्ला के बोलो, आवाज जाना चाहिए आज रायपुर तक, आज रायपुर तक जाए और बाद में दिल्ली तक जाएगी 2-4-5 साल में, उसकी चिंता मेरे पर छोड़ दो, क्योंकि एपीआई पूरे देश में है, अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया पूरे देश में। अभी रास्ते से आते आते मैं बंगाल और नागालैंड के लोगों से बात कर रहा था गाड़ी में, इसलिए दिल्ली में कैसे जाएगी और दिल्ली के बाहर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में कैसे जाएगी, वो काम मुझ पर छोड़ दो। लेकिन आज ऐसी आवाज लगाओ कि कम से कम रमन सिंह तो इस आवाज से चले गए, भूपेश बघेल के भी कान में बरोबर आवाज जाना चाहिए, ऐसी आवाज जो है वो आज लगनी चाहिए। तो महिलाओं के साथ सम्मान, स्त्री पुरुष समानता, ये आदिवासियों के कल्चर में, पर्यावरण आदिवासी के कल्चर में है, सोशलिज्म, समाजवाद, संपत्ति, ये सारे लोगों की है, एक अंबारी अडारी की नहीं है, ये आदिवासियों की सभ्यता में है, ये आदिवासियों की संस्कृति में है। अब ये लोगों का जो कल्चर है, वर्ण का, जाति का, धर्म का, जो कहते हैं, पता नहीं कहां कहते कि हम इसके मुंह से पैदा हुए, उसके मुंह से पैदा हुए, पता नहीं, ऐसा कहीं कहीं लिखा हुआ है इन्होंने। अब मैंने पूरा साइंस पढ़ लिया, मेडिकल साइंस पढ़ लिया, मुझे आज तक नहीं समझा कि उधर के मुंह से कौन कैसा पैदा हो गया इंसान। आपको समझ में आया क्या? लेकिन आदिवासियों को क्या बोला, पहला वर्ड क्या बोला? कोया। कोया का अर्थ क्या होता है? जो मां की कोख से पैदा हुआ, जो प्रकृति से पैदा हुआ, वो कोया है। देखिए, यानी नेचर की, साइंस की अंडरस्टैंडिंग, प्रकृति और विज्ञान का समझ, ये सबसे पहले दुनिया में आदिवासियों को। किसको है? आदिवासियों को। अभी आप देखिए, इन्होंने कहीं लिख दिया मुंह से पैदा होता, कहीं प्रूव होता है मुंह से पैदा हुआ? नहीं, छोड़ दो, उनके ऊपर छोड़ दो, उनको प्रूव करना है वो। तो आदिवासियों की सभ्यता इतनी महान है, मैं आप लोगों से बताना चाह रहा हूं। और इसलिए जो लोग कहते हैं कि जंगल में रहने वाले लोग ये अनपढ़ है, गंवार है, गिरिजन है, ऐसा जो लोग कहते हैं, मैं उनको कहता हूं कि आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। जंगल में रहने वाला इंसान ये सबसे महान इंसान है। जंगल में रहने वाला आदिवासी ये सबसे महान है, क्योंकि उसने मानवता को माना, उसने प्रकृति को माना, उसने विज्ञान को समझा, उसने स्त्री पुरुष समानता को समझा, उसने जो है समाजवाद को समझा, पर्यावरण को समझा। और आज संयुक्त राष्ट्र कह रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 15 से 30 तक, 2015 से 30 तक एक प्लानिंग बनाया संयुक्त राष्ट्र ने, सारे कंट्रीज को दिया, कहा कि भाई इस आधार पे हमको डेवलपमेंट करना है। क्या कहता है संयुक्त राष्ट्र? कि धरती का शोषण नहीं होना चाहिए और धरती में हमको विकास ऐसे करना चाहिए कि केवल एक पीढ़ी नहीं, अनेक पीढ़ियों तक जो है ये धरती और पर्यावरण और इसका विकास का फायदा सबको हो। मैं समझता हूं कि इस बात को सबसे पहले समझने वाला भारत और दुनिया का आदिवासी समाज है, जो आज बात संयुक्त राष्ट्र कर रहा है। लेकिन हम भारत में ये देख रहे हैं कि एक तरफ रावण को जलाया जा रहा है। अरे भाई, मर्डर करते एक ही बार मर्डर करते हैं,
सजा होती है, एक ही बार सजा होती है, फांसी होती है, एक ही बार फांसी होती है। ये क्या ड्रामा चल रहा है तुम्हारा? 2-2.5 साल से जलाए जा रहे हो, जलाए जा रहे हो, जलाए जा रहे हो। दुनिया के कहीं कोर्ट कचहरी में मैंने ऐसा नहीं देखा कि एक मुजरिम को 10 बार फांसी दी गई, एक बार जो है उसको जो है वो सजा दी गई, उसको 10 बार जेल दी गई। एक ऑफेंस के लिए एक ही सजा होती है। और मैं तो कहता हूं कि रावेन ने कोई ऑफेंस भी नहीं किया था। अरे उनसे बड़ा तो चरित्रवान व्यक्ति नहीं था। जिस व्यक्ति ने 6 महीने तक महिला को टच नहीं किया, उससे बड़ा चरित्रवान राजा और क्या हो सकता है? तुमको डाउट आया, तुमने अपनी प्रेग्नेंट महिला को बोला जाओ। हिस्ट्री देखो, आपने बोला एक प्रेग्नेंट महिला जो बेचारी, जिसको आपको ध्यान देना चाहिए, उस पर डाउट करके कहा तुम जाओ, घर छोड़ के जाओ। और ये राजा थे जिन्होंने 6 महीने तक टच नहीं किया। आपने उनकी बहन का नाक काटा, तो बहन का नाक काटा तो उस समय कोर्ट कचहरी नहीं थी, तो क्या वो अपनी बहन की रक्षा नहीं करेंगे? बरोबर रक्षा की। तो ये हिस्ट्री और कल्चर है, इसको डिस्टॉर्ट किया गया है। तो मैं कहता हूं कि रावण हो या महिषासुर है, ये हमारे ग्रेट ट्राइबल लीडर्स थे, महान जो है वो राजा थे, महान ज्ञानी लोग थे। और इनका जो आइडेंटिटी है, इनका जो सम्मान है, उसको हम करते रहना है। और मुझे खुशी है कि आप लोगों ने इसको शुरुआत किया है। लेकिन मैं अभी आपको कुछ बातें और महत्वपूर्ण बताना जरूरी समझता हूं, और अपनी बात को जो है सूरज ढलने के पहले पहले समाप्त करना चाहूंगा। भारत में आज भारत के आदिवासियों के साथ बहुत मूलभूत समस्या जो है वो निर्माण की जा रही है। और ये समस्या छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, बंगाल में, अभी मैं आ रहा था तो असम के ट्राइबल लोगों ने मुझसे बात की, असम में, और पूरे देश के आदिवासियों के साथ ये समस्या निर्माण की जा रही है। क्या देश के अंदर समस्या है और इसका समाधान कैसे आएगा? पर्टिकुलरली इंडिजिनियस पीपल और ट्राइबल के कंटेक्स्ट में मैं बोलना चाह रहा हूं। भारत के अंदर आज एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। क्या वो षड्यंत्र है? षड्यंत्र है आदिवासी को गैर आदिवासी बनाने का। मेरी बात को आप गंभीरता से ध्यान लेंगे। आदिवासी को गैर आदिवासी बनाया जाए, उसे गैर आदिवासी बनाकर वनवासी या तथाकथित हिंदू करके डिक्लेयर किया जाए, ये षड्यंत्र सबसे बड़े पैमाने पर आज देश में चल रहा है। क्यों चल रहा है? इसके पीछे 2 प्रमुख कारण हैं। क्या 2 प्रमुख कारण हैं? एक प्रमुख कारण है कि the only living evidence of the indigenous history and culture resides in the tribal people of India। एक लाइन इंग्लिश बोली है, आपके लिए नहीं बोली है, पर किसी ने कहा गोंडी बहुत अच्छी भाषा है, अंग्रेजी जैसी अच्छी भाषा है, और गोंडी से मैं प्यार करता हूं, बहुत प्राचीन भाषा है। प्री द्रविडियन यानी तमिल के पहले की भाषा गोंडी है। तो मुझे मालूम है कि गोंडी, मुंडारी ये सबसे प्राचीन भाषाएं हैं, लेकिन 8वीं अनुसूची में नहीं है, भारत के 8वीं अनुसूची में नहीं है। और संस्कृत केवल 16,000 लोग बोलते हैं। अभी 21,000 होगा 2021 के सेंसस में। केवल 16,000 लोग 2011 में संस्कृत बोला करते थे। 2021 की जनगणना नहीं हो रही है, 22 में होगी। मैं जनगणना के ऊपर बात करूंगा क्योंकि जरूरी है। तो शायद 21-22 हजार लोग होंगे संस्कृत 8वीं अनुसूची में, मैथिली 8वीं अनुसूची में है, सिंधी 8वीं अनुसूची में है। जो 10-20 हजार, 50 हजार, लाख, 2 लाख, 5 लाख लोग भाषा बोलते हैं, वो 8वीं अनुसूची में है। लेकिन गोंडी, अकेले गोंडी 40 लाख से ऊपर लोग भारत में गोंडी बोलते हैं, 40 लाख से ऊपर। मुंडारी 20 लाख से ऊपर लोग मुंडारी बोलते हैं। मुंडारी हो, संताली तो ऑफकोर्स 8वीं अनुसूची में है, लेकिन ये भाषाएं 8वीं अनुसूची में नहीं है। इस पर ध्यान दीजिए। पॉइंट नंबर 1,
मैं जो बातें बोल रहा हूं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा, हमारे देश के अंदर ये जो षड्यंत्र चल रहा है उसके पीछे जो प्रमुख कारण है वो दो है। क्या दो कारण है? एक, भारत के अंदर सिंधु सभ्यता से पहले, मैं 2500 साल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 3500 साल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 5000 साल पहले के, उसके पहले की बात कर रहा हूं। इंडियन हिस्ट्री में भारत के अंदर सिंधु सभ्यता, मोहनजोदारो, हड़प्पा की सभ्यता के पहले से लेकर आज तक भारत में महान मानवतावादी, प्रकृतिवादी, विज्ञानवादी सभ्यता थी। इसका कहीं जीवित प्रमाण है तो वो जीवित प्रमाण आप बैठे हुए हैं इस देश के आदिवासी। यू आर द लिविंग एविडेंस ऑफ दिस एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री एंड कल्चर। भारत के अंदर ब्राह्मणिकल लोग ये चाहते हैं कि इस हिस्ट्री को मिटाया जाए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जिसको मैं बार बार कह रहा था और आज भी कह रहा हूं, जिस दिन संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार ILO कन्वेंशन 169 ऑफ 1989 एंड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल 2007, जिस दिन भारत में पूरी तरह भारत के संविधान के अंदर संशोधन करके, इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसको सकारात्मक संशोधन करके जिस दिन संयुक्त राष्ट्र ने जो मानव अधिकार डिक्लेयर किए वो लागू हो जाएंगे, तो मेरी एक बात लिख के रख लेना कि इस देश में अंबानी सबसे अमीर आदमी नहीं होगा, देश का आदिवासी सबसे अमीर होगा। क्यों आदिवासी सबसे अमीर होगा? क्योंकि भारत की जितनी खनिज संपदा है, लोहा है, एल्यूमिनियम है, टंगस्टन है, क्रोमाइट है, यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है, ये सारा 70% ये आदिवासियों के जमीन में है। जहां हम बैठे हैं ये जमीन में ऊपर कुछ नहीं है, पर जमीन के नीचे अरबों खरबों डॉलर की संपत्ति है। ये बात हमको समझने की जरूरत है। अब आप देखिए हमारे जो पुरखे थे वो कितने समझदार थे। आप देखिए जहां जहां भारत में आदिवासी है वहां वहां आपको खनिज संपदा मिलेगी, वहां आपको वन संपदा मिलेगी, वहां आपको जल संपदा मिलेगी, वहां तमाम तरह की संपदा मिलेगी। देश में पहले कांग्रेस और अब बीजेपी, दोनों बोल रहा हूं, रमन सिंह सरकार चाहते हैं कि आदिवासियों की जमीन के परमिशन का जो रूल है उसको रिलैक्स किया जाए। मैं इस पर बाद में कभी बात करूंगा अध्ययन करके। अभी अभी आया हूं कोरोना लॉकडाउन से। कोरोना लॉकडाउन अभी खत्म हुआ है, इसके बाद कोरोना भागेगा। बिहार चुनाव में कोरोना भाग रहा है, उसके बाद हम छत्तीसगढ़ में जंगलों से तो पहले ही कोरोना था नहीं, बाद में तब तक दवाई वैक्सीन भी आ जाएगी और उसके बाद मोदी को भगाने का काम हमको देश के अंदर में करना है। क्यों? क्योंकि ये जो 70% जमीन है, अभी आप कह रहे हैं 70% आपको कम लग रहा है, तो मैं आपको हरदम एक आंकड़ा बताता हूं। क्या आंकड़ा बताता हूं? कि भारत में नेचुरल संपदा 1235 लाख करोड़ रुपीस, मोटे तौर पे राउंड में 12,000 लाख करोड़ रुपया ये खनिज संपदा भारत के अंदर है। उसका 70% ये आदिवासियों के जमीन में है। यानी आप मोटे तौर पर पकड़ लीजिए 700-750 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति ये आदिवासियों के जमीन में है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आदिवासियों के जमीन में ये संपत्ति है, अगर आदिवासी देश का मूल निवासी है, अगर आदिवासी इंडिजिनस पीपल है, अगर जल जमीन जंगल ये आदिवासियों का है, तो इस संपत्ति पर पहला अधिकार ये देश के आदिवासियों का है, ये देश के आदिवासियों का है, ये देश के आदिवासियों का है। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। लेकिन भारत के संविधान में और पेशा कानून में इस बात को मान्यता नहीं दी गई
कि ये खनिज संपदा ये आदिवासियों की है। हमको जो अधिकार दिया तेंदुपत्ता, महुआ फूल, गम, लैक या रेती गिट्टी का जो अधिकार दिया, ये एक्चुअल हमारा अधिकार नहीं है। एक्चुअल अधिकार तब होगा जब ग्राम सभा, जो ग्राम सभा के विषय में आज इन लोगों ने आपको बताया, वो ग्राम सभा यदि कहेगी कि हमको अगर कोई सरकार को कंपनी लगानी है या प्राइवेट को कंपनी लगानी है तो इसकी अनुमति ग्राम सभा देगी तो वो कंपनी लगेगी। अगर ग्राम सभा अनुमति नहीं देगी तो वो कंपनी नहीं लगेगी। ये रूल भारत के अंदर में ऑलरेडी आधा अधूरा है, लेकिन इस पर काम करने की जरूरत है और आगे इसको मजबूती से लाने की जरूरत है। तो ग्राम सभा यदि अनुमति देगी तो कंपनी लगेगी, ग्राम सभा यदि अनुमति नहीं देगी तो कंपनी नहीं लगेगी। लेकिन ग्राम सभा यदि अनुमति देती है तो जमीन के एवज में केवल जमीन नहीं, सरकारी चपरासी की नौकरी नहीं, लेकिन उस संपत्ति में, उस कंपनी में कम से कम 15 से 20% का रॉयल्टी होल्डर, शेयर होल्डर, ये आदिवासी को बनाना, इस तरह का कानून भारत के अंदर में लाने की जरूरत है। तब जाके जल जमीन जंगल का मालिक ये आदिवासी होगा, अन्यथा जल जमीन जंगल का मालिक ये आदिवासी नहीं होगा। इस बात को आप लोगों को समझने की जरूरत है। अभी आप कहेंगे सर काम तो बहुत बड़ा है, आप कैसे करेंगे? तो मैं आपको कुछ दो बातें छोटी बताकर अपनी बात को समाप्ति की तरफ ले जाऊंगा। मैं भारत का पहला लीडर हूं इंडिया का जिसने भारत की संसद को, अभी मैं संसद नहीं गया हूं, 2024 में संसद जाऊंगा, चिंता मत कीजिए। यदि आप लोगों की जो है वो समझदारी रही तो मैं संसद जाऊंगा और मेरे साथ एपीआई की बाकी लोग भी संसद जाएंगे। और मेरा ये दावा है कि एपीआई के बहुत सारे लोग मेरे साथ संसद जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन यदि मैं अकेला भी संसद गया तो आज मैं आपको यहां से कह रहा हूं, मानपुर से लिख के रख लो, मोदी हो या राहुल गांधी हो या XYZ तीसरा कोई और हो, डेली मैं इनको देश में डांस कराऊंगा। मैं इनको देश में डेली डांस कराऊंगा। क्यों डेली डांस कराऊंगा? मैं गोंडवाना का रावण बोल रहा हूं 21वीं शताब्दी का। मैं बीजेपी के लोगों से कह रहा हूं तुम्हारे आज के राम को तो मेरे आगे लाओ। कौन सा राम है? मोदी है या और कौन है? अरे नहीं होगा तो एक राम माधव है, उसी को ला लो, कम से कम चेक कर लो। 21वीं शताब्दी की लड़ाई ये तीर कमान और पुष्पक विमान से नहीं होगी। 21वीं शताब्दी की लड़ाई गोंडवाना का रावण ये बुद्धि से लड़ेगा, विज्ञान से लड़ेगा, कलम से लड़ेगा और वोट से लड़ेगा। मेरा संदेश ध्यान में रखिए। अगर गोंडवाना बनाना है तो अब ये लड़ाई तीर कमान, गोली बंदूक से नहीं होनी चाहिए। गोली बंदूक से कोई जीत नहीं सकता दुनिया में। यदि दुनिया को जीतना है तो मानवता से जीतना है। यदि दुनिया को जीतना है तो विज्ञान से जीतना है। यदि दुनिया को जीतना है तो ज्ञान से जीतना है। यदि दुनिया को जीतना है तो कलम से जीतना है। यदि दुनिया को जीतना है तो वोट से जीतना है। किससे जीतना है? वोट से जीतना है। तो मैं गोंडवाना का रावण, आप मुझे बोल सकते, मुझे अभिमान है, मुझे शर्म नहीं आएगी। मैं पूरे भारत की मीडिया को कह रहा हूं, दिल्ली में बैठा हूं, बॉम्बे में बैठा हूं, रायपुर में बैठा हूं, बोल दो मानकर साहब ने आज अपना नया नाम रख लिया। क्या नया नाम रख लिया? मुझे खुशी है इस बात की कि मैं गोंडवाना का 21वीं शताब्दी का रावण हूं। मेरे आगे चाहे जिसको खड़ा कर लो और देख लो कि देश के अंदर 1 घंटे के अंदर नहीं तुम्हारी बैंड बजा दिया कि तुमको आता है या मुझे आता है, ये 1 घंटे के अंदर अगर देश में नहीं बता दिया तो मेरा नाम बदल देना कि विजय मानकर कोई जो है वो इंडिया के अंदर है। तो ये जो काम है, अगर जल जमीन जंगल का सही मायने में अगर आदिवासी को मालिक बनाना है तो भारत के संविधान को पॉजिटिवली अमेंड करना होगा, संशोधन करना होगा। मैं संसद नहीं गया, मेरे 16 बिल बना के दिया।
जिसमें के महत्वपूर्ण बिल जो मैं आपके लिए बताना चाहता हूं, 2 बिल मानव अधिकारों को भारत के अंदर लाने के लिए संविधान में और कानून और तमाम चीजों में, और 2 बिल आदिवासियों को जल जमीन जंगल का मालिक बनाने के लिए। ये 4 बिल मेरे सबसे महत्वपूर्ण है, और 10 बिल मैंने चुनावी व्यवस्था को बदलने के लिए बनाए हैं, वो अलग सब्जेक्ट है, किसी दिन और बोलूंगा। और नागपुर से बाहर छत्तीसगढ़ निकलने के लिए, मारवाही के प्रचार के लिए, मैं भारत में, जो भारत का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आरक्षण आपका अधिकार नहीं है, आरक्षण गवर्नमेंट चाहेगी तो देगी, नहीं तो नहीं देगी, ये उसकी मर्जी पर डिपेंड है। SC ST का, OBC का अधिकार नहीं है, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मैं सुप्रीम कोर्ट से ये कह रहा हूं, आपका सम्मान करते हुए, विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, I want to say one thing, that you are only supreme in name, but you are not supreme. You are only supreme in name, but you are not supreme. सुप्रीम कोर्ट केवल नाम में सुप्रीम है, लेकिन सुप्रीम संविधान और मानव अधिकार है, सुप्रीम पार्लियामेंट है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है, सर्वोच्च नहीं है। ये बात मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए कह रहा हूं, और इसलिए नागपुर से निकलने के पहले मैंने आरक्षण को मजबूत करने के लिए, आरक्षण को प्राइवेट सेक्टर में लाने के लिए, आरक्षण को जुडिशरी में लाने के लिए, आरक्षण को लैटरल एंट्री में लाने के लिए, आरक्षण का परसेंटेज 50% से आगे बढ़ाने के लिए, और आरक्षण को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए 2 बिल में ड्राफ्ट करके कंप्लीट करके निकला हूं। राह देख रहा हूं कि कोई मेंबर पार्लियामेंट इसको पार्लियामेंट लेकर जाएगा और इसको इंट्रोड्यूस करेगा, ताकि देश के अंदर एक नई जो है वो प्रक्रिया जो है वो शुरू हो, एक नया बदलाव का माहौल शुरू हो। तो आदिवासियों को गैर आदिवासी बनाने का जो षड्यंत्र है, उसको यदि हमें बदलना है, तो मैं आपको 2 बातें बताता हूं शॉर्ट में, उसको ध्यान रखें, क्योंकि सूरज डूबने की तरफ आ रहा है तो हमको भी जाना है। 2021 की जो जनगणना है, वो शायद 2021 के आधे समय के बाद या 22 में होगी। उस समय में मैंने 2 पिटीशन और की है कि आदिवासियों के संस्कृति का कोड आना चाहिए। वो आदिवासियों के संस्कृति का कोड भारत में आए, बाकी धर्मों का जो है वो रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आदिवासियों का एक अलग कोड आना चाहिए। इसके लिए मैंने पिटीशन की है, और जो लोग धर्म को नहीं मानते उनके लिए एक अलग कोड आना चाहिए, ये भी एक पिटीशन मैंने देश में की है। तो 2021 की जब जनगणना होगी, तो धर्म का कॉलम जो होगा, वैसे तो संस्कृति का कॉलम होना चाहिए आदिवासियों का, लेकिन अगर वो ना भी हो सके तो धर्म के कॉलम में हमको अपना जो संस्कृति है उसको कोया पुनेम या जो है वो सरना या इस तरह का जो हम लिखते हैं वो लिखाना चाहिए, जिससे ये बात रिकॉर्ड पे रहे कि भारत में इतने करोड़ जो है वो आदिवासी है। ये पहला काम करना होगा, और भारत के संविधान में ये सकारात्मक संशोधन करने के लिए आपसे मैं विनती करूंगा कि आपको इस विचार का अपनी पार्टी से मेंबर पार्लियामेंट जिताने की जरूरत है, MLAs को जिताने की जरूरत है। जब तक अब हम कानून बनाने वाले और नीति बनाने वाले नहीं बनेंगे, जब तक हम लॉ मेकर्स और पॉलिसी मेकर्स नहीं बनेंगे, तब तक भारत में सही बदलाव नहीं आएगा। इसके लिए संसद जाना पड़ेगा, विधानसभा जाना पड़ेगा, और ज्ञान विज्ञान से भारत में बदलाव लाना पड़ेगा, तब जाके गोंडवाना साकार होगा। मैंने भारत को नया नाम दिया है, जो पुराना था लेकिन भूल गए थे लोग, उसको मैंने नया नाम दिया है। भारत ये गोंडवाना है, इसको हमें मोदवेड़ची गोंडवाना बनाना है, और ये मेरा संकल्प है कि भारत को मैं गोंडवाना बनाऊंगा, और देश में आदिवासियों का जो है वो राज आएगा। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का जो है वो राज एक दिन आएगा, और ये जितनी बातें मैंने बोली वो पूरी होगी। अंततः फिर जो है महान ज्ञानी, विज्ञानी और महान मानवतावादी और स्त्री को सम्मान करने वाले महान गोंडवाना के हमारे राजा रावेन को मैं फिर से जो है वो प्रणाम करता हूं।
जय सेवा बोलता हूं और भारत गोंडवाना बनेगा उसके लिए एपीआई कार्य करते रहेगी, ये बात कहते हुए, और यदि आप लोगों ने समझदारी ली तो आज हम राजनांदगांव लोकसभा में बैठे हैं। मैं इसके ऊपर कभी और बात करूंगा, लेकिन यदि आप लोगों ने समझदारी ली तो ये राजनांदगांव लोकसभा से ही एक मेंबर पार्लियामेंट जीतकर दिल्ली जाएगा। ये बात जो है आप लोगों को आज संकल्प लेना चाहिए ताकि ये काम हम कर सके। इसके ऊपर मैं फिर कभी और बात करूंगा, लेकिन फिर रावण को जो है वो मैं महान राजा बताते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय सेवा, जोहार, मोदवेड़ची गोंडवाना। जय सेवा, जोहार, मोदवेड़ची गोंडवाना। जय विज्ञान, जय इंसान, जय संविधान। धन्यवाद।